हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में भी लगे हुए होंगे। आइए शुरुआत करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के MCQ सीरीज़ की, जो हमने आप सभी के लिए चलाई हुई है AIB 19 के उद्देश्य से। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने से पहले सूचना देना आवश्यक है। यानी कि सरकार के विरुद्ध जो वाद संस्थित किया जाता है उसे करने से पहले सूचना देना ज़रूरी होता है। ये प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है? तो ये चीज़ें की गई सेक्शन 80 के अंतर्गत। यानी कि जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई भी सूट फाइल किया जाएगा तो उसमें उसे सूचना देनी ज़रूरी होती है 2 महीने पहले की। ये यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 78, तो वहाँ विदेशी न्यायालय द्वारा अगर कोई समन निकाला जाता है, कमीशन निकाला जाता है, तो उसके संबंध में बात की गई विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन की। सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग जो ये सरकार के लोक अधिकारी के अगेंस्ट जो डिक्री की बात की जाती है उसके एग्जीक्यूशन के संबंध में बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 85 जो है विदेश की शासकों के संबंध में प्रावधान करता है। तो यहाँ पर अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो देखिए, अगर वैसे तो सभी हैं बट 78, 82 एंड 80 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब केंद्रीय या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने के पहले 2 महीने पूर्व नोटिस दिया जाना ज़रूरी है? तो अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि सरकार के विरुद्ध अगर सूट फाइल होता है तो सूचना दी जाएगी सेक्शन 80 के अंतर्गत। तो वही बात यहाँ पर निकल करके देखिए सामने आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ भी कौन सा सेक्शन राइट आंसर होगा? इसका C वाला होगा, क्योंकि C के अंतर्गत 80 के अंतर्गत ही दे रहे थे। और अभी हमने आपको बता भी दिया था कि कितना है, यहाँ पर कितना होगा, देखिए सीधा सीधा 2 महीने पूर्व नोटिस देना होगा। अगर हम बात करें सेक्शन 50 की, तो सेक्शन 50 के अंतर्गत देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के संबंध में बात की गई प्रॉपर्टी के। उसके बाद सेक्शन 51 जो है वो जो एग्जीक्यूशन है डिक्री का उसे कराने की कोर्ट की पावर्स की बात करता है, ठीक है। और सेक्शन 81 जो है वो बात करता है गिरफ्तारी, ये जो मतलब सरकारी अधिकारी होते हैं इन लोगों को गिरफ्तारी से जो है छूट के संबंध में बात करता है। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम आपके बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं। देखिए एक से एक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 80 के अंतर्गत जो वाद दायर करने के लिए सूचना कितनी देनी जरूरी होती है? तो 2 महीने। क्वेश्चन आप तीसरी बार पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सेक्शन 80 के जो प्रोविजंस है वो कैसे हैं? देखिए बाध्यकारी, इनका पालन करना जरूरी है, ठीक है। ये निर्देशात्मक या वेकाधीन नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अभी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने के लिए 80 की सूचना किसको देनी होगी? सेक्शन धारा 80 की। ये अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं तो वहाँ पर देखिए सरकार का जो सचिव है उसको दी जाती है सूचना। राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 80 के अंतर्गत सूचना देने के लिए अवधि जो है देखिए 2 माह है। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर ये है, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है, ठीक है। कब? विदेशी राज्य पर वाद कब ला सकते हो? तो केंद्र सरकार की सहमति से ही विदेशी राज्य पर वाद ला सकते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता? विदेशी राज्य का शासक हो, विदेशी राज्य का राजदूत, राष्ट्रमंडल, देश का उच्चायुक्त, तो इनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 81 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी। इंटरप्रिटर सूट सेक्शन 88 के अंतर्गत आता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 35 से संबंधित है। ये पूछ रहे हैं कि अंतर्भिलाषी वाद एक कैसा सूट है? 2 अधिवक्ताओं के मध्य, संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य, ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय वस्तु में स्वयं हित रखता हो। तो सीधी सी बात है, इंटरप्रेटर सूट जो है ये सबसे पहली बात बता दें, 2 जो है डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादियों के बीच ही होता है। और इसमें जो व्यक्ति वाद दायर करता है वो उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है जो वादी होता है। नेक्स्ट है, इंटरप्रेटर सूट के संबंध में देखिए जो प्रोविजन है वो सेक्शन 88 के अंतर्गत किया गया है। अभी हमने आपको बताया है 88 के अंतर्गत है और साथ ही साथ ऑर्डर 35 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें सेक्शन 89 की, तो उसमें वो रेमेडीज़ दी हुई हैं, यानी कि जब जो कोई भी डिस्प्यूट है उसका निपटारा कोर्ट के बाहर किया जा सकता है, जैसे कि सुलह से, समझौते से, माध्यस्थन से, तो ऐसे अल्टरनेटिव रिलीफ की बात की गई है। सेक्शन 90 जो है वो न्यायालय के ओपिनियन के संबंध में बात करता है। सेक्शन 91 जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में बात करता है। तो देखिए एक के साथ इतने सारे सेक्शन आपके शामिल हो गए हैं और ये सारे ही सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट है, सुलह तथा माध्यस्थम द्वारा कार्यवाही के निराकरण संबंधी प्रावधान किस धारा में? तो अभी हम ऊपर देखिए आपको बताया था, इसलिए फायदा होता है, सेक्शन 89 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के बाहर जो विवादों का निपटारा होता है सेक्शन 89 के अंतर्गत, उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं? तो देखिए माध्यस्थम है, सुलह है, मध्यस्थता है, वार्ता इसमें शामिल नहीं की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केवियट कितने दिन तक प्रभावशील रहता है, तो केवियट जो है 90 दिन तक प्रभावशील रहता है। और केवियट के संबंध में जो प्रावधान है सेक्शन 148A के अंतर्गत जो है आता है। 148A दाखिल करने के लिए सीधी सी बात देखिए आ गया है, 148A के अधीन दाखिल केवियट उसके दाखिल करने की तिथि से 90 दिन तक प्रभावित रहता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट आता है पब्लिक न्यूसेंस संबंधी बात लाने के लिए प्रावधान किस धारा में, तो अभी देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने बताया था सेक्शन 91 के अंतर्गत जो है पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में बात की गई है। 75 जो है वो कमीशन के संबंध में बात करता है कि किन किन ग्राउंड पर कमीशन इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इनमें असत्य कथन पूछने ध्यान रखिएगा, रोंग कौन सा गलत है। सेक्शन 92 के लिए लोक न्यास का होना आवश्यक है, यानी कि सेक्शन 92 में क्या होना चाहिए, लोक न्यास होना जरूरी है। सेक्शन 92 के लिए लोक न्यास की भगनता यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का होना जरूरी है। भाई ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर किसी चीज़ में होगा तभी तो उसके लिए सूट फाइल किया जा सकता है ना। सेक्शन 92 के लिए लोक न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय के निर्देश आवश्यक होना चाहिए। और धारा 92 के तहत दावा करने से पहले अनुमति लेने से पूर्व प्रतिवादी को नोटिस देना आवश्यक है। तो इस प्रकार का प्रोविजन जो है सेक्शन 92 में देखने के लिए नहीं मिलता, तो इसमें असत्य कथन जो है डी वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, यानी कि जहां पर अपील, देखिए मूल डिक्री की अपील के संबंध में अगर हम बात करें तो भाग 7 में अपील की बात की गई है और सेक्शन 96 में जो है बात की गई अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के संबंध में, यानी कि मूल डिक्री की अपील। तो अगर जो है डिक्री पक्षकारों की कंसर्न से पारित की गई तो उसके अगेंस्ट जो है अब अपील नहीं कर सकते। भाई आपकी सहमति से ही तो डिक्री पारित की गई, आप उसके अगेंस्ट अपील कैसे कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो प्रोविजन है वो 96 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अपील का कोई प्रावधान नहीं है, जहां डिक्री पक्षकारों की सहमति से पारित की गई हो, जहां विधिपूर्ण ऐसा करार हो कि किसी डिक्री आदेश के विरुद्ध पक्षकार अपील नहीं करेंगे, लघुवाद न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान योग्य ऐसे वादों के निर्णय के विरुद्ध जिसमें विधि का प्रश्न निहित नहीं हो, उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में जो है अपील नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट अपील का अधिकार क्या है, तो देखिए यह एक क्या अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, प्रक्रियात्मक अधिकार है, अंतर्निहित अधिकार है, न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो अपील का जो राइट है देखिए वो एक प्रकार का जो है इनहेरेंट पावर नहीं कह सकते इसको, कोर्ट द्वारा प्रदत्त भी ये अधिकार नहीं है, नेचुरल राइट के अंतर्गत भी नहीं आता बिल्कुल। अगर हम इसे कहें तो देखिए ये एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज़ राइट दी हुई है कि भाई अगर आपके हक के अकॉर्डिंग, आपकी संतुष्टि के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं दिया गया तो बिल्कुल वो उसमें अपील कर सकते हैं। कौन व्यक्ति अपील कर सकता है, तो वाद का कोई भी पक्षकार जिस पर डिक्री का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ठीक है, यानी वह अपील कौन कर सकता है, तो पक्षकार की मृत्यु पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी निलामिक रहता है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन व्यक्ति अपील कर सकता है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में इनका कहना क्या है, सिंपली पूछें कि इनमें से कौन अपील कर सकता है, तो देखिए वाद का कोई भी पक्षकार जिस पर डिक्री का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। तो देखिए ये जो है मेनली यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो हमें ये संतुष्टि देता हो कि कौन व्यक्ति अपील कर सकता है, तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, डी आंसर जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल डिक्री के विरुद्ध अपील का संबंध जो है सेक्शन 96 के अंतर्गत किया गया है, ऊपर अभी हम आपको बता चुके हैं। सेकंड अपील के संबंध में प्रावधान सेक्शन 100 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। 98 जो है वो बात करता है कि अगर अपील 2 या अधिक न्यायाधीश सुने तो वहाँ पर डिटरमिनेशन कैसे होगा, और 97 सीधी बात करता है अगर प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई तो वहाँ अंतिम डिक्री की अपील के संबंध में क्या प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो मूल डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। द्वितीय अपील के संबंध में प्रावधान जो है सेक्शन 100 के अंतर्गत किया गया, राइट ऑप्शन होगा बी। द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना जो है वो पुनरीक्षण के अधीन होगी, जब मामले में जब ठीक है एग्जामिनेशन होंगी चीज़ें तो उसके अंडर में कि ऐसा किया जाना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वितीय अपील पर एक वाद, यानी कि द्वितीय अपील से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस है वो है हर्षद चिमनलाल मोदी बनाम DLF यूनिवर्सल लिमिटेड का जो केस है वो द्वितीय अपील पर एक फेमस केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रॉनिकल क्वेश्चन है, देखिए पहले पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है उसके संबंध में किस सेक्शन में प्रावधान है, निर्देश के संबंध में किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है, पुनर्विलोकन के संबंध में किस सेक्शन में प्रावधान, पुनरीक्षण के संबंध में किस सेक्शन में प्रावधान किया गया है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें तो भैया 13, 14, 15 यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को में अपील के समय प्रावधान 109 के अंतर्गत ही है। निर्देश जो है
जो होता है रेफरेंस वो सेक्शन 113 में है, रिव्यू 114 में है, रिवीजन 115 में। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन इसका देखिए ए ही होगा, क्योंकि उसी में 1 2 3 4 दिए हुए हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस क्या होता है, जो कि चैप्टर 8 यानी कि भाग 8 में और सेक्शन 113 के अंतर्गत दिया हुआ है। हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिए गए आदेश, न्यायिक सिद्धांतों का भाग, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी विधि प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई राय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये देखिए जो होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो किसी विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई एक राय होती है, जो विधि के एक अलग इंटरप्रिटेशन के संबंध में निकलकर सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्विलोकन के लिए कौन कौन आधार होते हैं, किन ग्राउंड पर रिव्यू किया जा सकता है। किसी नवीन तथा आवश्यक विषय का के संबंध में अगर ज्ञात हो, ऐसी भूल जो प्रत्यक्ष ही उन रिकॉर्ड से प्रतीत हो रही है, या कोई भी अदर जो है सफिशिएंट रीजन हो सकता है। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सारे ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, किस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए आवेदन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं कर सकते, नहीं पूछा है। ठीक है, इनमें कौन सा वो ग्राउंड है जिसके अगेंस्ट जिस परिस्थिति में रिव्यू के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु कोई अपील नहीं की गई, ऐसी डिक्री आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, ऐसे विनिश्चय जो लघुवाद न्यायालय के द्वारा किया गया हो, अपील निरस्त कर दी गई हो। तो यहाँ पर देखिए अपील अगर निरस्त कर दी गई है तो इस प्रकार का प्रोविज़न जो है इस चीज़ के विरुद्ध रिव्यू के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, ये ग्राउंड्स रिव्यू के लिए नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप भी पाना चाहते हैं इसी प्रकार के AIB 19 के पर्पज़ से आपको न्यू जो वीडियोज़ मिलती रहे, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।